गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का साइंस चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहा हूँ। पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमारे जीवन में पौधे और जंतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनका संरक्षण करना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीपू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाऊ वन्यजंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, बृहत निकोबार जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। आप लोगों का पहला पॉइंट है 7.1 वनों उन्मूलन एवं इनके कारण। आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए, वन उन्मूलन क्या है। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनों उन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनों उन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना होता है। जो हमारे क्षेत्र में वन हैं उनको काट करके मैदान बना देना, यही है वनों उन्मूलन, और उस जमीन को किसी और कार्य में ले लेना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्य से की जाती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, क्योंकि लकड़ी के लिए आवश्यकता होती है और वो लकड़ी हम लोग क्या करते हैं, वन से काट करके और वहाँ पर ज़मीन को कृषि योग्य में ले लेते हैं, और उसके बाद जो लकड़ी मिलती है बहुमूल्य, उसका हम इमारत बनाने के लिए और कारखाने बनाने के लिए उपयोग करते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए, और लकड़ी को ईंधन के उपयोग में प्रयोग करते हैं। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनों उन्मूलन के प्राकृतिक कारण हैं। अब वनों उन्मूलन के पहेली एवं बूझों ने वनों उन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, भौम जल स्तर का भी निम्नकरण हो जाता है। उन्हें पता है कि वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार से अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। अगर इसी प्रकार से वन की कटाई होती रहेगी तो बारिश कम होगी और भूमि जो होगी, हमारी मिट्टी कृषि योग्य जो होती है, उनमें उर्वरता की कमी आ जाएगी। याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को के लिए कार्बन डाई की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का ग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्ण होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है।
मृदा के गुणों में परिवर्तित आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 7 में का स्मरण कीजिए कि वृक्ष किस प्रकार मृदा अपरदन को रोकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया था कि वृक्षारोपण करने से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आपको उसी को याद करना है कि किस प्रकार से वृक्ष जो होते हैं मृदा अपरदन को रोकते हैं। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जो हमारी मृदा की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह धीरे धीरे मरुस्थलीकरण हो जाता है। जैसे ऊपर की मिट्टी जो उर्वरक होती है, मृदा अपरदन के भी कई कारण होते हैं। जैसे वायु से मृदा क्या होती है, उड़ जाती है मिट्टी एक दूसरे से, और बारिश में जल प्रवाह से भी मृदा अपरदन होता है। और पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों आवश्यक है मृदा अपरदन को रोकने के लिए, क्योंकि उनके जड़ें जो होती हैं काफ़ी गहराई तक जाती हैं और मिट्टी को बांध करके कस करके जकड़ करके रखती है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता एवं भूमि की ऊपरी नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, जैसे हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वैसे फसल भी उगाने के लिए भी उसमें पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो मृदा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। गठन इत्यादि एवं वनोन्मूलन के प्रकार प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। वनों से हमें अनेक उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहें तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। क्रियाकलाप 7.2 वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। अभी आप लोगों को बताया गया कि वन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो इसका हम लोगों को क्या करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, सेव करना चाहिए। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे कि वे अहमद के पास गए तथा उन्होंने पूछा कि वन एवं वन प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। उनके मन में विचार आया कि वन और वन्य प्राणियों की हमें रक्षा करनी चाहिए। तो उन दोनों ने प्रोफेसर अहमद के पास जाकर के उपाय पूछा कि हम किस प्रकार से इसका संरक्षण कर सकते हैं। प्रोफेसर ने पहेली और बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र में भ्रमण का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैवमंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं नीचे पश्चिमी घाट के समान हैं। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इस क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी एवं माधव जी से जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों में का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है, इसलिए हमें वनों की संरक्षण करनी चाहिए। माधव जी ने
बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत हैं। माधव जी ने बताया कि हम लोग और व्यक्तिगत समाज के लोग, इसके अतिरिक्त सरकारी एजेंसी जो हैं, ये क्या करती हैं, वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए अपना कार्य योजना बना करके उसका संरक्षण करती हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। वनस्पति और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है, यानी कि इनको रोक करके रखा गया है कि ऐसा आपको नहीं करना है। इसके लिए हमारे संविधान में कानून भी बनाए गए हैं। वन्य जीव अभयारण्य वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, जंतुओं का आवास है, यानी कि रहने का स्थान है और इसको सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहां स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो जंतुओं के लिए सुरक्षित आवास है और यहाँ पर क्या करते हैं, वो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनके अनेक संसाधनों का वो उपयोग करते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों की पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। क्रियाकलाप 7.3 अपने जिले, प्रदेश एवं देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए और सारणी को भरिए। अब आप लोगों को पता करना है कि हमारे आसपास कि कौन से वन हैं, कैसे हैं, उनकी जानकारी लेना है और उसके बाद कॉलम में लिख लेना है कि ये ऐसे जीव, ऐसे वन हैं और यहाँ सरकारी जो कर्मचारी हैं वो सुरक्षा करते हैं और हमारे आसपास के लोग भी, हमारा समाज उस वन का सुरक्षा करता है और उसका नाम आप लोगों को नोट करना है। जैवमंडल आरक्षण प्रोफेसर अहमद और माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी चित्र नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं। आपके अपने क्षेत्र में जैव विविधता को विक्षोभित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। इसमें से कुछ क्रियाकलाप अनजाने में ही जैव विविधता के विक्षोभ उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्य की इन गतिविधियों की सूची बनाइए। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, अपनी कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए और इसका संक्षिप्त रिपोर्ट अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अब उसके बाद है आपका 7.5 पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। पेड़ पौधे
यानी कि जो छोटे पौधों से लेकर के बड़े वृक्ष होते हैं वो पेड़ पौधे के अंतर्गत आते हैं। जीव जंतु, छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव भी इसके अंतर्गत आते हैं, जीव जंतु के अंतर्गत। अब इनकी हमें सुरक्षा कैसी करना चाहिए, संरक्षण कैसा करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाए। बच्चों ने भ्रमण करते समय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वहाँ के जो हरियाली थी, पेड़ पौधे जो थे, वहाँ की बच्चों ने प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न थे। वे लोग लंबे सागौन के वृक्ष और वहाँ पर जो वन्य जीव थे, यानी जो जंगल में प्राणी रहते हैं, उन्हीं को वन्य जीव, और उनको देख करके बच्चे बहुत प्रसन्न थे। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका। उन्होंने बताया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं उन लोगों का क्षेत्र होता है, वो पेड़ पौधे वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो जहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है पेड़ पौधे, तो वो वनस्पति जात, और जो जीव जंतु का एक विशेष क्षेत्र होता है जहाँ पर वो ज़्यादा पाए जाते हैं, वो प्राणी जात कहलाते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जाति हैं तथा चिंकारा, नीलगाय, वर्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। 7.5 आपने स्थानीय क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात की पहचान कर उनकी सूची बनाइए। आपके जो आसपास मकानों के जो जंगल होंगे उसमें कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन पेड़ पाए जाते हैं और कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, उसकी आप लोगों की सूची बनाना है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। बच्चे शीघ्र ही शांतिपूर्वक गहरे वन में प्रविष्ट हो गए। धीरे धीरे वो गहरे वन यानी काफी अंदर तक चले गए वन में। एक विशालकाय गिलहरी को देखकर अचंभित रह गए। विशालकाय गिलहरी यानी कि बड़ी गिलहरी देखा। इस गिलहरी की एक लंबी फरदार पूंछ है। वे इसके विषय में जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माधव जी ने बताया कि इसे विशाल गिलहरी कहते हैं, विशाल गिलहरी कहते हैं, और यह यहाँ की विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज है। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाती। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। जैसे उन्होंने वहाँ पर बड़ी गिलहरी देखा तो वो अचंभित रह गए। ऐसे ही विशेष क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग प्रजाति के अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम दिखाकर विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। उन्होंने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र साल और जंगली आम का पेड़ दिखा करके उन लोगों को वनस्पति जगत का उदाहरण दिया। विषम भारतीय विशाल गिलहरी एवं उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं।
प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इनके आवास के नष्ट होने, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। स्पीशीज सजीवों की समविष्ट का वह समूह है जो एक दूसरे के अंतर्जन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़ करके जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं का पता लगाइए। आपको पता करना है कि यहाँ का विशेष क्षेत्रीय पौधा क्या है और कौन से जीव हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य। शीघ्र ही पहेली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था पंचमढ़ी वन्य प्राणी अभयारण्य। प्रोफेसर ने बताया कि आरक्षित वनों की तरह भी ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहां प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतया निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि जहां इनका आवास है, जहां पर ये रहते हैं, इनको मारना, पकड़ना या शिकार करना, ये सब वहां पर क्या है, दंडनीय अपराध है। उसके लिए कानून बनाया गया है। यह अफसोस की बात है कि संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग उनका अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। बच्चों को प्राणी उद्यान भ्रमण की यादें ताज़ा करने को कहा जाता है। इन्हें स्मरण है कि प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहां हम प्राणियों का संरक्षण करते हैं। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि प्राणियों के लिए भी एक निश्चित स्थान होता है और उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षण करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। क्या वे जंतुओं के जीवन के लिए उपयुक्त हैं? क्या जंतु प्राकृतिक आवास की अपेक्षा कृत्रिम आवास में रह सकते हैं? आपके विचार में जंतु चिड़ियाघर में अधिक आराम से हैं अथवा प्राकृतिक आवास में? क्या होता है कि जानवरों को कैद करके रखा जाता है। अगर यदि आप लोगों को कैद करके रखा जाएगा तो वहाँ आप अच्छी फीलिंग नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे से माहौल में अच्छे से रहेंगे स्वतंत्र, तो आप अच्छी फीलिंग करेंगे। उसी प्रकार से अगर जीव जंतु जो हैं उनके आवास में वो अपने रहेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, अच्छा फीलिंग करेंगे। और अगर उनको चिड़ियाघर अथवा या उनको बंदी बना करके रखेंगे तो उतना अच्छा फीलिंग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान। सड़क के किनारे एक और बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे अब वहां जाने के लिए उत्सुक थे। क्या होता है कि जब हम नई नई चीजें देखते हैं, नए नए प्रकार के, तो हमें क्या होती है, अंदर से उत्सुकता होती है, खुशी होती है कि हमें उत्सुकता होती है और खुशी होती है कि हम आगे चल करके और अच्छी अच्छी चीजें देखेंगे। उसी प्रकार से जब उन्होंने बोर्ड पर लिखा देखा तो उनको और उत्सुकता हुई और खुशी से आगे बढ़े। माधव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र है तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान करते हैं। यहाँ वनस्पति जाति, प्राणी जाति, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है।
याद रहे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक सागौन इस वन में मिलती हैं। अच्छे प्रकार के जो सागौन होते हैं इसी वन में मिलते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की चट्टानों में आवास भी स्थित हैं। इन वनों में मनुष्य की गतिविधियों के प्रागैतिहासिक प्रमाण हैं। मनुष्य भी क्या था, पहले कई ईसा पूर्व जंगल में रहते थे और इस वन में उनकी प्रागैतिहासिक यानी कि जो पहले उनके साथ घटना हो चुकी है, जैसे वो रहते थे वहां पर उसको सुरक्षित रखा गया है, जिससे हमें आदि मानव के जीवन यापन के बारे में पता चलता है। जिससे हमें पता चलता है कि पहले के इंसान कैसे थे, आदि मानव क्या करते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते, इससे हम लोगों को ज्ञान मिलता है। चट्टानों के इस मानव आवासों में कुछ पेंटिंग कलाकृतियां भी मिलती हैं। पंचमढ़ी जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 यानी कि 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। जंतु एवं मनुष्य को इन कलाकृतियों में लड़ते हुए शिकार, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों को बजाते हुए दर्शाया गया है। आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे पहले रहते थे वैसे आज भी अनेक आदिवासी जंगल में रहते हैं। जैसे बच्चे आगे बढ़े उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था सतपुड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र। माधव जी बताते हैं कि हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों के संरक्षण हेतु हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं, परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः यह संरक्षण का एक अनूठा उदाहरण है। जब उस वन की रक्षा की जा रही है तो धीरे धीरे वहां पर क्या हो रहा है, बाघों की वृद्धि हो रही है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंघा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। पाए जाते हैं नहीं, पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो जीव क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। संकट उत्पन्न जंतु कहलाते हैं। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, संकट उत्पन्न जंतु। जैसे कुछ समय पहले हम लोगों को गिद्ध दिखते थे, लेकिन आज कल वो विलुप्त हो चुके हैं, हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते। बूझों को डायनासोर के विषय में याद दिलाया गया जो लाखों वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। उनको डायनासोर के भी बारे में बताया गया था। जैसा कि आप लोग देखे होंगे और सुने भी होंगे, डायनासोर भी एक बहुत विशाल जीव था, उसके बारे में याद दिलाया गया। कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास, कुछ जीवों के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर आमद ने बताया कि पौधों और जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कड़े नियम लागू किए जाते हैं। मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार करना, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे एवं लकड़ी, औषधि पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं है। माधव जी पहली को बताते हैं कि बड़े जंतु की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है।
अक्सर हम सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं। क्या करते हैं, जो छोटे जीव होते हैं उनको हम आसानी से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विषय में सोचते भी नहीं हैं। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। यद्यपि वे आकार में छोटे हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वे आहार जाल एवं आरक्षण श्रृंखला के भाग हैं। आप लोगों ने आहार श्रृंखला पढ़ा होगा, उसके एक भाग हैं ये जानवर, जिसके बारे में आज कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है और आगे का जो है अभी बचा हुआ है वो नेक्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे और आप लोगों का बताएंगे कि आगे इसके क्या है और कैसे संरक्षण करना चाहिए।